नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, संधि पर हमारी कार्यशाला चल रही थी। आज की कार्यशाला संधि की तीसरी कार्यशाला होगी, जिसके अंतर्गत हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि और व्यंजन संधि के जो नियम थे हम उसे पढ़ चुके हैं और आशा करते हैं कि आप सबको वह अत्यधिक आनंदित किया होगा। और आज की जो हमारी कार्यशाला है वह है साथियों संधि का जो तीसरा भाग है, इसे विसर्ग संधि कहा जाता है, उस पर है। तो साथियों आइए इस पर हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। हम देखते हैं साथियों, मनः धन योग विसर्ग संधि का ये जो संबंध है ये बन जाता है, जब मिलता है तो बनता है ये मनो योग। इसके बनने का एक साथियों नियम है, उस नियम पर हम बात करेंगे। अब देखिए, विसर्ग यहां था, विसर्ग के बाद व्यंजन आया है और विसर्ग के स्थान पर ओ बना हुआ है। ठीक है, ये नियम आएगा, हम उस नियम पे बात करेंगे। यहां साथियों दुह धन गंध, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल सही, दुर गंध बनेगा। ठीक है, अब यहां विसर्ग के स्थान पे व्यंजन र बना है, यहां विसर्ग के स्थान पर ओ स्वर बना हुआ है। तो जब विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल हो तो उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। साथियों परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। जब विसर्ग ध्वनि का किसी स्वर ध्वनि अथवा किसी व्यंजन ध्वनि से मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है साथियों। ठीक है, जैसे मनः धन योग, मनो योग, दुह धन गंध, दुर गंध, दोनों ही संधियों में क्या है? हाँ बिल्कुल, क्या है? यहां भी जो है विसर्ग है और यहां भी विसर्ग है। ठीक है, अब जरा इसे देख लेते हैं साथियों। इसमें विसर्ग के स्थान पे क्या बना है? ओ बना है, और दूसरे वाले में विसर्ग के स्थान पे हाँ आधा र बना है, इसे रेफ कहा जाता है। ठीक है, ये इसे रेफ, जो र ऊपर की तरफ लगता है वो आधा होता है और उसे रेफ कहा जाता है साथियों। ठीक है, रेफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विसर्ग संधि के भी कई नियम हैं, कई नियम होते हैं, ये कई नियम हैं, हम किसी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी कई नियम हैं साथियों। तो बारी बारी से साथियों हम एक एक नियम को देखते हैं, एक नियम पे बात करते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले, यदि विसर्ग के पूर्व हरस्व स्वर, अब कौन सा स्वर में? हरस्व ई अथवा हरस्व उ आ जाए हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य ष हो जाता है, मूर्धन्य ष हो जाता है साथियों। तो हम उदाहरण से इसे देखते हैं, उदाहरण से इसे हम देखते हैं। ठीक है साथियों, अब हम उदाहरण से इसे देखेंगे। जैसे निह धन कंटक, अगला है दुह धन प्रकृति, निह धन फल, निह धन पाप, आविह धन कार, निह धन कलंक। अब जरा देखिए साथियों, ये कहा कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई होना चाहिए और बाद में क ख प फ में से कुछ भी होगा
तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाएगा, परिवर्तन कहीं और नहीं होगा, केवल यहीं पर होगा। तो बिल्कुल सेम, अब विसर्ग जहां है वहां आपको मूर्धन्य स लगाना है, कौन सा, आधा मूर्धन्य स बनाना है। तो अब बाकी सेम का सेम वैसे ही निष्कंटक। अब दो धन प्रकृति, यहां प आ गया, ह्रस्व उ है साथियों, तो ये हो जाएगा दुष्प्रकृति। ठीक साथियों, अगला है निह धन फल, बिल्कुल सेम एकदम मूर्धन्य स बनाना, बाकी वैसे का वैसे ही लिख देना जहां विसर्ग है। निह धन पाप, क्या हो जाएगा साथियों, निष्पाप। आविह धन कार, क्या हो जाएगा साथियों, हाँ बिल्कुल, जब भी कभी भी आपके समक्ष अगर आविष्कार में संधि विच्छेद पूछ दे तो कह देना भैया अविधनकार होगा, कौन सी संधि, विसर्ग संधि होती है। निधन कलंक, क्या हो जाएगा, निष्कलंक। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि क ख प फ के पहले, क ख प फ के पहले यदि मूर्धन्य स आया हुआ है और मूर्धन्य स के ठीक पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ आया हुआ है, ह्रस्व ई अथवा ह्रस्व उ आया हुआ है, तो ये समझ लीजिएगा कि मूर्धन्य स के स्थान पे विसर्ग बनाना, अथवा इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि है। जहां भी मूर्धन्य स होगा, यदि मूर्धन्य स के ठीक बाद क ख प फ आए हो और मूर्धन्य स के ठीक पहले संधि होने में ह्रस्व ई या ह्रस्व उ आए हुए हैं, तो भैया कह दीजिएगा कि वहां विसर्ग संधि है, और जहां मूर्धन्य स है वहां विसर्ग बनेगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों हमारा पहला नियम, नोट कर लीजिए। तो साथियों ये है हमारा विसर्ग संधि का अब दूसरा नियम। ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च छ अथवा स हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा साथियों, तालव्य स बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, आधा बनेगा। कह रहा कि यदि विसर्ग के बाद ट हो या ठ हो या मूर्धन्य स हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स बन जाएगा। और कह रहा है कि तथा यदि विसर्ग के बाद त या थ या स हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाएगा। फिर से, यदि विसर्ग के बाद च अथवा छ अथवा तालव्य स हो तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य स, यदि विसर्ग के बाद ट ठ अथवा मूर्धन्य स हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स, और यदि विसर्ग के बाद त थ दंत स हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे दंत स हो जाए। उदाहरण से समझ लेंगे, आसान रहेगा साथियों। बिल्कुल देखते हैं साथियों, निह धन चल, निह धन चल, क्या हो जाएगा साथियों। अब नी तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, च आया तो विसर्ग के स्थान पे हमें तालव्य स बनाना है, तालव्य स आधा बनेगा तो क्या हो जाएगा, निश्चल। क्या हो गया, निश्चल हो गया साथियों। नियम पढ़ने, अब कह रहा है कि यदि छ रहा तब भी, ये बिल्कुल इसी तरह लेते हैं, निह धन छल, क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथियों एकदम सही, निश्चल। अब कह रहा है कि यदि स रहा तब भी स बनेगा, तो देख लेते हैं साथियों, दुह धन शासन, दुह धन शासन, क्या हो जाएगा साथियों, दुशासन, दुशासन। तो साथियों ये रहा हमारा पहले नियम के, जो पहले इसमें भेद की बात की गई है। अब जो इसकी दूसरी शर्त है, पहली शर्त का उदाहरण, दूसरी शर्त पे हम चलते हैं। तो दूसरी शर्त कहता है कि यदि विसर्ग के बाद ट ठ स में से कुछ हो तो मूर्धन्य स बनेगा। तो हम चलते हैं साथियों दूसरी शर्त की तरफ। तो दूसरी शर्त हमारी है,
दुह धन ट। अब बिल्कुल इन्हें बिल्कुल ऐसे लिखेंगे द द उ की मात्रा और विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य स बनाना है। मूर्धन्य स बना देंगे क्या हो जाएगा दुष्ट। जब भी दुष्ट पूछे तो कह देंगे भैया विसर्ग संधि है, मूर्धन्य स के स्थान पे आपको क्या बना लेना है यहाँ पे। हाँ लेकिन पहले वाला जब नियम हम पढ़े हैं उसमें हरस्व ई हरस्व उ की मात्रा का एक कंडीशन थी, यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है, नहीं होगा तब भी बन जाएगा। जैसे कह धन ट। अब यहां मात्रा की कंडीशन नहीं है, क्या आ जाएगा साथियों कष्ट। ठीक है ये हो जाएगा हमारा, ये ध्यान रखिएगा। आगे ततः धन ठकार। ततः धन ठकार ट आया ठ की बात कर लेते हैं तो ये क्या ततस्थकार, ये ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है हम देख लेते हैं एक उदाहरण और, बहुत पूछा भी जाता है साथियों। निह धन ठुर। अब देखिए साथियों ये क्या है, मूर्धन्य स जहां है वहां आपको बन जाएगा, हाँ जहां विसर्ग वहां बन जाएगा मूर्धन्य स। मूर्धन्य स नहीं, जहां विसर्ग है वहां मूर्धन्य स बनेगा। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो जहां मूर्धन्य स होगा वही आपको लिखना होगा क्या, हाँ बिल्कुल विसर्ग लिख देंगे विच्छेद करके ठुमन। अब ये पहली शर्त हो गई, ये पहले शर्त उदाहरण हो गई, ये दूसरी शर्त उदाहरण हो गए। अब हम चलते हैं साथियों अपनी तीसरी शर्त कह रहा है कि यदि त थ या स में से कुछ भी रहा तो विसर्ग के स्थान पे स बन जाएगा। जैसे नमः धन टे। अब भैया देख लीजिए बिल्कुल न और म वैसे विसर्ग के स्थान पे आपको दंत स आधा बनाना है, नमस्ते नमस्ते। ठीक साथियों निह धन तेज क्या हो जाएगा साथियों निस्तेज। ठीक है अगला हमारा दुह धन सह। अब देखिए साथियों यहां स आ गया, यहां हाँ विसर्ग के बाद स आ गया जो कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे दुस्सह। दुस्सह लिख सकते हैं। अब एक और देख लेते हैं साथियों दुह धन थ का र क्या हो जाएगा साथियों, हाँ यहां बना लेते कोई बात नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा क्या हो जाएगा द बिल्कुल उसी कंडीशन में होगा जहां पर विसर्ग है वहां पे दंत स बन जाएगा और थकार दुस्थकार दुस्थकार। साथियों तो साथियों जो सर्वाधिक उदाहरण है वो यहां आपको दे दे। सर्वाधिक का मतलब कि अधिक से अधिक उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं, नियम की शर्त और उनके उदाहरण। अब साथियों हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। यदि विसर्ग के पूर्व मतलब पहले, यदि विसर्ग के पूर्व हरस्व ई अथवा उ हो, पहले नियम में भी ऐसा कुछ पढ़ा गया था। ठीक है यदि विसर्ग के पूर्व हरस्व ई तथा उ और कह रहा है कि बाद में यदि र आ जाए या र हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग मतलब विसर्ग गायब हो जाएगा, लोप मतलब गायब हो जाएगा, तथा हरस्व ई उ के स्थान पर दीर्घ उ ई उ हो जाता है। देखते हैं हम इसके उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं साथियों। उदाहरण से इसे हम समझते हैं। जैसे बहुत से नियम संधि हैं जो साथियों में लिख दे रहा हूं, अक्सर मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं, लोगों को बड़ा भ्रम होता है यह इस तरह सही होगा अथवा इस तरह सही होगा, निरोग इस तरह से सही है अथवा इस तरह से सही होगा लिखने।
साथियों अभी मैं इस नियम के हिसाब से हम चलेंगे और आपको शुद्ध वर्तनी पता चल जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, तो अब देखिए जो इसका उदाहरण है वो ये कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व ई हो है यहां पर, और कह रहा है कि यदि बाद में र हो जाए, क्या हो जाए बाद में र हो जाए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, किंतु ह्रस्व ई जो है वो दीर्घ ई बन जाएगी। और बाकी सेम वैसे ही नीरस। आपको देखने में अच्छा लगे या ना लगे, आपको लगे सब नहीं छोटी ई रहता है यानी ह्रस्व ई रहता तो ज्यादा अच्छा लगता है। भैया ज्यादा अच्छा से नहीं मतलब है वर्तनी से, संधि के नियम से। नियम जो कह रहा है हम उस नियम की ही बात करेंगे साथियों। ठीक है, अब अगला एक और देख लेते हैं इसी के साथ। हाँ, नी धन रज। चलिए बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, विसर्ग गायब कर देंगे। अब न पे जो ह्रस्व ई है उसे दीर्घ कर देंगे और रज लिख देंगे। अब आपको नीरज इस रूप में अच्छा लगे या न लगे, खूबसूरत लगे या न लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यही है, यथार्थ यही है कि सत्य यही है, यही वर्तनी शुद्ध है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं हम। दूह, चलिए हम ह्रस्व ऊ को भी लिखें, धन राज, दुह धन राज। अब देखिए विसर्ग को जब हम गायब करेंगे तो जो ह्रस्व ऊ था ये हो जाएगा दीर्घ ऊ, और राज बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो जाएगा दुराज। निह धन रोग, निह धन रोग साथियों। अब ह्रस्व को जब गायब किया जाएगा तो गायब ही हो जाएगा, र आया है और उसके पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ आ जाए, तो अब गायब जब होगा तो जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा। वही स्वरूप में ही साथियों शुद्ध वर्तनी आपकी यही होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, हाँ इस नियम को बिल्कुल ध्यान रखना है कि यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ हो तथा बाद में र हो तो विसर्ग का लोप कर देंगे और जो ह्रस्व ई ऊ है उसके स्थान पे दीर्घ ई ऊ हो जाएगा। ये हमेशा नियम याद रखिएगा। जब भी र के पूर्व दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आया है, जब भी र के पूर्व दीर्घ ई या दीर्घ ऊ आया है और अगर उसमें संधि पूछी जा रही, कंडीशन आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही, भाई इसमें कौन सी संधि होगी, जैसे मैं एक और लिख दे रहा हूं, संधि अगर पूछी जाए नीरव में कौन सी संधि होगी, हाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब र है, र के पहले दीर्घ है तो हम न पे ह्रस्व लगा लेंगे, और र है विसर्ग लगा करके संधि विच्छेद कर देंगे, रव। ये हो गया भैया नीरव, निह धन रव। ठीक है साथियों, तो हम आसानी से इसका संधि विच्छेद कर लेंगे साथियों। साथियों ये रहा हमारा चौथा नियम। अब चौथा नियम क्या कह रहा है, हम इसे देख लेते हैं, परिभाषा इसके नियम लिखे हुए हैं। यदि विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़ करके, यानी ये दोनों स्वर नहीं आने चाहिए, बाकी कोई स्वर आ जाए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए तो, तथा कह रहा कि यदि बाद में वर्गीय व्यंजन, वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन क से लेके म तक होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कह रहा उन वर्गों में से यदि वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ग, पांचवा व्यंजन आ जाए, उसके बाद कोई स्वर आ जाए, अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व में से कोई आ जाए या ह आ जाए। ये जो लिखा है साथियों ध्यान रखिएगा, ये घोष वर्ण लिखे हुए हैं। कौन से लिखे? घोष वर्ण। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, स्वर सभी घोष होते हैं, अंतस्थ व्यंजन घोष होते हैं, ह भी घोष होता है। तो कह रहा है यदि विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ जाए, ये समझ लीजिए विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा साथियों? र बन जाएगा, र बन जाएगा। अब इसे साथियों हम उदाहरण से समझते हैं, अत्यंत आवश्यक है साथियों उदाहरण से समझ पाना, इसे समझना, इसे जरा देखते हैं। अभी कह रहा है कि विसर्ग के पूर्व अ आ नहीं आना चाहिए, नहीं कोई स्वर। देखिए साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि में प्रायः ह्रस्व ई ह्रस्व ऊ आपको दिखते हैं, मूर्धन्य स दिखेगा, सकार ध्वनियां दिखेंगी, र दिखेगा, सर्वाधिक यही दिखने वाले होते हैं, यही विकार उत्पन्न होते रहते हैं। तो देखिए साथियों अब देखिए
धन दिन, दुह धन दिन साथी, इसे समझिएगा बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि जब ऐसी कंडीशन होगी, विसर्ग के पहले ह्रस्व अ आ नहीं आना, ह्रस्व या दीर्घ अ आ नहीं होना चाहिए, अ और आ की ध्वनि नहीं है, ऊ की ध्वनि है, और बाद में यदि तीसरी ध्वनि या चौथी ध्वनि या पांचवी ध्वनि रही व्यंजन की, या फिर कोई स्वर रहा, या फिर कह रहा है कि कोई अंतस्थ व्यंजन रहा, या फिर ह रहा, तो विसर्ग के स्थान पर र बन जाएगा। देखिए अब इसके नियम के हिसाब से विसर्ग के स्थान पर र बन गया, दिन हो गया। अब इसे देखिए, जो र होता है और रक होता है, तो ये हमेशा सामने वाले व्यंजन की शिरोरेखा पे लगता है, ये क्या हो जाएगा, दूरदिन। तो साथियों दूरदिन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको देखते हैं। निह धन भ य, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, निर्भय। दुह धन जन, क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, दुर्जन हो जाएगा। पहले जब हमने केवल विसर्ग संधि की परिभाषा बताई थी साथियों, तो ये आपको वहां उदाहरण के रूप में लिखा हुआ था, दुह धन गंध। देखिए बिल्कुल वही नियम है, विसर्ग के बाद यदि तीसरा वर्ण हो और विसर्ग के पहले आ नहीं हो तो विसर्ग का र बन जाएगा। बिल्कुल बना साथियों, हमने कहा था कि हम वहां चल के इसे बताएंगे, एकदम वही नियम बिल्कुल है साथियों। निह धन मल, क्या हो जाएगा साथियों, हाँ बिल्कुल सही, निर्मल। निह धन, अब आते हैं स्वर पे, आशा, क्या हो जाएगी, बिल्कुल रा होगा, र पे आ की मात्रा लगेगी, पूरा हो जाएगा, निराशा। निह धन यात, क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, यह अंतस्थ व्यंजन आ गया, निर्यात। निह धन विकार, क्या हो जाएगा, निर्विकार। ठीक है साथियों। दुह धन गुण, क्या हो जाएगा, हाँ भैया बोलिए, दुर्गुण। निह धन उपाय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है, निरुपाय। निह धन उपमा, निरूपमा। साथियों ये रहे इसके कुछ उदाहरण, ठीक है साथियों। तो साथियों 4 नियम हम पढ़ चुके हैं, अब अगला हमारा है 5वां नियम। तो साथियों 5वां नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ आ जाए, क्या आ जाए साथियों, अ आ जाए, और बाद में कोई घोष वर्ण, साथियों घोष वर्ण, अब ध्यान दीजिएगा, सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होता है, अंतस्थ व्यंजन घोष होता है, यानी य र ल व घोष होते हैं, तथा ह ध्वनि जो है वो घोष होती है। तो कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ जाए और बाद में कोई घोष वर्ण में से आ जाए, तो जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ बनेगा पहले। कह रहा कि अब ये ऊ तो बन गया, तो कह रहा कि यह ऊ जो है ये अपने पूर्ववर्ती अ से जब मिलेगा, पूर्ववर्ती जब अ से मिलेगा, तो गुण संधि आप पढ़े हैं साथियों, और गुण संधि में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए क्या कंडीशन कह रहा है कि विसर्ग के पूर्व क्या होना चाहिए, अ हो, ये विसर्ग के पहले अ है, और बाद में कोई घोष वर्ण हो, कोई भी घोष वर्ण हो। तो कह रहा है कि जो इसकी कंडीशन होगी, अब अ तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, जो विसर्ग है ये क्या हो जाएगा, ऊ बन जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि अ और ऊ मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। ये कंडीशन बता रही है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पे ऊ बनेगा,
तथा कह रहा कि यह ओ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाएगा, गुण संधि का नियम यहां आकर लागू हो जाएगा। फिर जैसी कंडीशन होगी उस कंडीशन के हिसाब से साथियों हमें चलना होगा। विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद घोषवर्ण हो तो अ, अब विसर्ग के स्थान पे क्या बनेगा साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के स्थान पे उ बन जाएगा। और यह अ और उ जब मिलेंगे, अ और उ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा साथियों, ये हमारा बनेगा। आइए हम इसे उदाहरण से देखते हैं साथियों। हाँ ये लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो ये जो हमारा है, अब हम आगे देखते हैं साथियों उदाहरण से। जैसे सरह धन ज, सरह धन ज, विसर्ग के पहले र में क्या अ होता है, विसर्ग के पहले अ हो गया और बाद में कहा है घोष वर्ण, तीसरा वर्ण ज है और किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण घोष होता है, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण घोष होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण घोष होता है, सभी स्वर घोष होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन यानी य र ल व क्या होते हैं, घोष होते हैं और उष्म ध्वनि केवल ह जो है वो घोष होती है साथियों। तो अब कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर हम क्या बनाएंगे, उ बनाएंगे। जब उ बनेगा तो उ अ मिल करके ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया स रो ज, पयः धन धर क्या हो जाएगा, प यो धर, तेजः धन मय, तेजोमय, मनः धन ज, मनोज, मनः धन वेग, मनोवेग, सॉरी मनोवेद हो गया, वेद भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां वेद लिखना होगा। मनः धन विकार, मनोविकार, मनः धन हर, मनोहर, पुरः धन हित, पुरोहित। बस ये ध्यान देना है कि साथियों विसर्ग के पहले यदि अ हो और बाद में कोई घोष वर्ण होगा तो विसर्ग के स्थान पे उ बनेगा। अब उ के पहले यदि अ है तो अ और उ मिलकर गुण संधि के नियम से तुरंत ओ बना लेगा साथियों, ठीक है। तपः धन भूमि, तपो भूमि, मनः धन रंजन, मनो रंजन, ठीक साथियों। इससे संबंधित आपको अगर कोई त्रुटि मालूम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कहीं कोई दिक्कत महसूस हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। पयाधन द, पयोद, यसाधन धरा या दा, साथियों ये भी बहुत पूछा जाता है। यसाधन धरा, यशो धरा या यशः धन दा, यशोदा। एक और साथियों वयः धन वृद्ध, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वयो वृद्ध। तो साथियों
बस आप थोड़ी सी नियम की शर्तों पर ध्यान रखिएगा। नियम शर्त यदि आपके दिमाग में है, मस्तिष्क में स्थित है और स्थिरमान होंगे तो आसानी से आप बड़ी सरलता पूर्वक संधि भी कर लेंगे और संधि विच्छेद भी कर लेंगे। ठीक है साथियों, आप नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, हाँ रोक करके नोट कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो साथियों जो हम अभी 5वां नियम पढ़े हैं उस नियम का कुछ अपवाद भी है। जैसे अपवाद में साथियों यह है कि यदि पुनः शब्द और अंतः शब्द यदि आ जाए, पुनः शब्द आया हो और अंतः शब्द, अब इसमें किसी का जो किसी वर्ण का, किसी घोष वर्ण का यदि मेल होगा तो ऐसी कंडीशन में अब वह उ न बन करके केवल र बनता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे पुनः धन जन्म क्या बनेगा साथियों? पुनर्जन्म। पुनः धन मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन। और अंतः धन ध्यान साथियों बनता है अंतर्धान। अंतः धन धान बनता है अंतर्धान साथियों। तो ये इसका अपवाद है। अब ये कह रहा है, जो नियम नंबर 6 है, ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद यदि क ख प फ में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, यानी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हूबहू वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे उदाहरण चलते हैं, प्रातः धन काल, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रातः काल। रजह धन कण, ऐसे ही लिखा जाता है, रजह कण। पयः धन पान, पयः पान। मनः धन कामना, शुद्ध वर्तनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अक्सर दिमाग में आता है कि मनोकामना होगा, लेकिन नहीं साथियों, नियम के हिसाब से यह केवल मनः कामना होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अधः धन फल, अधः फल। ठीक है साथियों, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इस नियम के हिसाब से कि यदि विसर्ग के पूर्व अ है और बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण होगा तो विसर्ग अपरिवर्तित होगा, हमें इसी हिसाब से बिल्कुल लिखना होगा साथियों, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है साथियों। ठीक है, अब इसी में भी अपवाद है। अपवाद देखिए साथियों लगभग हर जगह है। अब इसमें जो अपवाद है वो कह रहा है कि यदि नमः आ जाए या भा आ जाए, भा आ जाए या श्रेय आ जाए या पुरः आ जाए, और यदि इनके बाद क्या आ जाए? क आ जाए, इनके बाद यदि क आ जाए तो जो विसर्ग है क आ जाए तो विसर्ग स बन जाएगा। क्या बनेगा? स बन जाएगा। ये देख लेते हैं, जैसे नमः धन कार, साथियों नमः धन कार क्या बनेगा साथियों? नमस्कार। भाह धन कर क्या हो जाएगा? भास्कर।
श्रेय धन कर, क्या हो जाएगा साथियों? श्रेयस कर। और साथियों ध्यान रखिएगा, पुरः धन कार, क्या हो जाएगा? पुरस्कार। तो साथियों ये इसके कुछ इसी नियम के अंतर्गत एक नियम, इसे अपवाद कह सकते हैं या एक इसकी अलग की आप शर्त भी कह सकते हैं साथियों। ठीक है। अब साथियों नियम नंबर 7 और ये आखिरी नियम है आज संधि के अंतर्गत, विसर्ग संधि का। आज आपकी संधि समाप्त भी हो जाएगी। देखते हैं, ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व तथा बाद में हो, ये ध्यान रखिएगा साथियों, अब तक आगे पीछे की बात कर, अब कह रहा है दोनों तरफ हो, तो पूर्ववर्ती विसर्ग से मिलकर ओ हो जाएगा तथा बाद वाले अ के स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह लग जाएगा। तो साथियों 7वां नियम देखते हैं, यदि विसर्ग के पूर्व तथा बाद में अ हो। अब देखिए हम इसे बना रहे हैं, कह रहा कि यहां हमने विसर्ग बना दिया, कह रहा कि पूर्व, दोनों तरफ हम धन का चिन्ह देते हैं, पूर्व भी कह रहा कि यदि अ हो और बाद में भी अ हो, विसर्ग के पूर्व तथा बाद में अ हो तो पूर्ववर्ती अ से, अब विसर्ग के पहले ये अ है, पूर्ववर्ती अ से मिलकर के क्या हो जाएगा? ये तो दोनों मिलेंगे तो कह रहा कि ओ बन जाएगा। क्या बनेगा साथियों? ओ बन जाएगा। अब बाद वाला जो अ है, इस अ के स्थान पर कह रहा है कि लुप्ताकार चिन्ह, जिसे अवग्रह चिन्ह भी कहा जाता है साथियों, ठीक है। ये पाठ की तरह से या यस की तरह से कर सकते हैं, बनता है लुप्ताकार चिन्ह होता है। अब कह रहा कि ये इसकी शर्त है, इसकी कंडीशन है, तो उदाहरण के से हम इसे देख लेते हैं साथियों। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं। प्रथम धन अध्याय, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले तो हम प्रथम लिख देंगे, अ है उ, अब ये उ बन जाए, ओ बन जाएगा। ये जो बाद वाला अ है, इसकी जगह हमें अवग्रह चिन्ह का उपयोग करना। प्रथमोध्याय, ठीक है साथियों। एक और लेते हैं साथियों उदाहरण, कह धन अपि। अब यहाँ अ है, यहाँ विसर्ग ओ बन जाएगा, तो पहले लिख देंगे हम ओ। अब ये जो बाद वाला है ये हो जाएगा आपका कोअपि। मनः धन अभिलाषा। चलिए ये सब देखते हैं इसको हम। अब न के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे, बाद में जो अ है ये अवग्रह चिन्ह बनेगा इसका, यानी लुप्ताकार चिन्ह भी कहते हैं, मनोभिलाषा। ठीक है साथियों, तो ये रहे कुछ
महत्वपूर्ण उदाहरण विसर्ग संधि भी आपके साथियों आज समाप्त हो गई। आशा करते हैं कि संधि जो 3 भागों में पढ़ाई गई आप सबको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।